जी। अपूर्वानंद जी, अभी सेन गुप्ता साहब ने बताया कि ये जो फैसला आया है जमानत न देने का, उसमें वो मानते हैं कि सारी चीजें असंगत हैं, फिर भी ये जमानत के लिए फिट केस नहीं। ये क्या वजह है? क्यों ऐसा? ये मानते हुए कि भी ये केस उस तरह से नहीं बन रहा है, फिर भी जमानत देने से इनकार। और जमानत की बात है, ये कोई फैसला नहीं सुनाना है, ये कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ जमानत का मामला है। और ये कहा जा रहा है कि जमानत जो है वो रूल होना चाहिए, जेल एक्सेप्शन होना चाहिए। हाँ, तो इसमें यह बात हमें समझने की है और सारे लोग इस बात को जानते हैं कि अगर आप पर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो आपकी जमानत लगभग नामुमकिन हो जाती है। मैं लगभग कह रहा हूँ क्योंकि कुछ अपवाद हैं। मसलन इसी मामले में नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा जैसे लोगों को जमानत हो गई है। तो अपवाद मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये नियम है कि अगर आपको गिरफ्तार करके या गिरफ्तारी के पहले आप पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगा दिया जाए तो आपको जमानत नहीं मिलेगी। और यह सर्वोच्च न्यायालय के दुर्भाग्यपूर्ण फैसले के चलते हुआ है, जिसे वटाली मामला कहते हैं। उस वटाली मामले के चलते यह अब कह दिया गया है कि जमानत के स्तर पर भी आप दरअसल जो अभियोक्ता है यानी प्रोसिक्यूशन है, वह जो मामला पेश कर रहा है आप उसकी जांच नहीं कर सकते। तो जब आप उसकी जांच ही नहीं कर सकते और उसमें फिर यह कहा गया है कि अदालत अगर इससे संतुष्ट हो जाए कि वह आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट नहीं होते, तो वो कैसे संतुष्ट होगी जब तक वो जांच नहीं करेगी। और जांच होगी, जिसको शुद्धव्रत ने कहा कि वह होगी जब असल मुकदमा शुरू होगा यानी ट्रायल शुरू होगा। तो जिरह होगी, गवाहों से जिरह होगी और जो सबूत पेश किए जा रहे हैं उनकी पड़ताल होगी, वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो जब और यह तो असल ट्रायल के समय होगा, तो फिर क्या ट्रायल खत्म होने तक जिस व्यक्ति को आपने अभियुक्त बनाया, जिस पर आरोप लगाया है, उसे आप गिरफ्तार रखेंगे? सर्वोच्च न्यायालय ने दुर्भाग्य से वटाली मामले में जो किया है उसका यह नतीजा हुआ है, यानी उसने खुद अदालतों के हाथ पांव बांध दिए। इसके बावजूद अदालतों में इसको लेकर रसाकशी चलती रही है। जो देवांगना, नताशा और आसिफ इकबाल तन्हा की जमानत का जो फैसला है उसको पढ़ते हुए दिखलाई पड़ती है, या जो पूरी तरह से बरी कर दिए जाने का मामला है इनका, हमारे असम के जो नेता हैं, शुद्ध उनका क्या नाम है, वो अनिल अखिल गोगोई। गोगोई जी। अखिल गोगोई के मामले में जो अखिल गोगोई। फैसला है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें इस बात की चर्चा की गई है। लेकिन जैसे ही नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत हुई, वैसे ही सरकार और पुलिस में खलबली मच गई, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर यह नजीर बन गया तब तो बाकी लोगों को भी जमानत हो जाएगी। तो वो फौरन भागे भागे सर्वोच्च न्यायालय गए और उन्होंने जाकर इसके खिलाफ अर्जी लगा दी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इन लोगों को जमानत मिल गई है, लेकिन यह उदाहरण नहीं बनेगा। यानी आप आगे विचार करते समय इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट के, दिल्ली उच्च न्यायालय के इस फैसले को, जिससे जमानत मिली है देवांगना वगैरह को, आप उसको सहारा नहीं बना सकेंगे। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यानी वटाली फैसले को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बावजूद ये जद्दोजहद खुद न्यायाधीशों के मन में भी चलती रही है। जैसे अभी खुद दिल्ली उच्च न्यायालय में एक पीठ ने पूछा है पुलिस से, दिल्ली पुलिस से, कि शर्जील इमाम को क्यों गिरफ्तार रखा जाए, इतने दिनों तक क्यों जेल में रखा जाए। आप इस मामले को खींच रहे हैं तो क्यों जेल में रखने का तुक क्या है? अब सीधी सी बात है जिसे हमें समझना चाहिए, और इसकी तरफ लोगों ने कई बार ध्यान दिलाया है कि दुनिया के ज्यादातर देशों में यह जो गिरफ्तारी है और जेल में डालना है, यह तफ्तीश पूरी होने के, जांच पूरी होने के बाद की बात है। आप ये नहीं करते हैं कि आपने पकड़ लिया, मुझे जेल में डाल दिया, उसके बाद आप अदालत में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमारी तो जांच चल रही है, अभी हमारी जांच चल रही है, अभी हमारी जांच चल रही है।
फिर आप एक आरोप पत्र दाखिल करते हैं, फिर पूरक आरोप पत्र दाखिल करते हैं, फिर पूरक आरोप पत्र दाखिल कर देते हैं, और इस तरह मैं जेल में पड़ा रहता हूँ। अभी यहाँ जो बात हुई है वो यह कि देखा यह गया है कि लोग 15-15 वर्ष जेल में रहे हैं जब तक मुकदमा पूरा नहीं हुआ है, और मुकदमा पूरा होने के बाद वो निर्दोष पाए गए हैं। तो आपने क्या किया? आपने तो बिना सजा के उनको सजा दे दी, जिसको लोगों ने कहा है कि प्रक्रिया ही दरअसल दंड बन गया। आपने प्रक्रिया को दंड बना दिया। तो एक तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की जिस तरह की व्याख्या की गई है, उसके चलते यह नतीजा आमतौर पर देखा जाता है। और दूसरे, अदालतों का एक भीरू तरीका, जैसे उमर खालिद के मामले में शुद्धव्रत ने बताया कि ज्यादातर गवाह पोशीदा हैं, है ना, अल्फा, बीटा, गामा, है ना, इस तरह के, सोडियम, रेडियम, इस तरह के नाम है। तो अल्फा, बीटा, गामा, सोडियम, रेडियम जो कुछ भी कह रहा है, अदालत खुद देख रही है कि उसमें अनेक विसंगतियां हैं। अदालत खुद कह रही है कि बचाव पक्ष के वकील जो कह रहे हैं उस बात में दम है, उन्होंने ये दिखला दिया है कि असंगति है। तो भाई कुल मामला क्या है? आपने क्या किया? आपने अभियोक्ता का पक्ष रखा, उसके बाद बचाव पक्ष ने जो कहा उसको रखा, और उसके बाद आपने कहा कि हाँ ठीक है, बचाव पक्ष ये दिखला पाया है कि अभियोक्ता की बातों में असंगति है, उनके गवाहों के बयानों में असंगति है, लेकिन अभी हम इन पर विचार नहीं करेंगे। तो आप अभी विचार नहीं करेंगे और मैं जेल में पड़ा रहूंगा। यह एक भयंकर अन्याय है जिसको समझने की आवश्यकता है। दूसरे केस मामले में, और मैं 1 मिनट लेके कह रहा हूं, शुद्धव्रत ने यह बतलाया कि यह कहा जा रहा है कि नहीं, उमर खालिद जो कह रहे थे वो कह नहीं रहे थे, उनके मन में कुछ और था। और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी ये कहता है, जिसको कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंटेंट, आपके इरादे का अपराधीकरण। अब पुलिस आपके दिमाग में घुस के आपका इरादा पता कर रही है। उमर खालिद संविधान की बात कर रहे हैं, उमर खालिद गांधी की बात कर रहे हैं। अदालत, पुलिस कह रही है नहीं नहीं, आप इससे भ्रम में मत आइए, इरादा इनका कुछ और था। उमर खालिद दिल्ली में नहीं है, तो पुलिस कह रही है यही तो साजिश है कि वो दिल्ली में नहीं है। तो फिर मेरे पास बचाव क्या है? क्योंकि आप मेरे मन में घुसकर इरादे को ताड़ रहे हैं, उस इरादे को लिख रहे हैं, और अदालत उसमें सिर्फ सर हिला रही है। तो हमें इसकी तक को समझने की जरूरत है। जी ने बिल्कुल ठीक कहा, सिद्दीक कप्पन को ले लें, और अभी ऐसे बहुत लोग हैं 4 साल 5 साल जेल में। बिल्कुल। कुछ लोग अभी रिहा हुए हैं 12 साल 13 साल को निकाल कर, 14 साल निकाल कर। तो उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशां, खालिद सैफी, मीरान, इनके साथ भी यही अन्याय हो। बिल्कुल।